नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जो कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच समन्वय को दिखाता है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी धुरी के हैं, लेकिन यह घटना हमें बताती है कि विज्ञान और अध्यात्म में क्या संबंध है तथा इस घटना से ये भी प्रकाश पड़ता है कि जब हम मंत्रों का जप करते हैं उस वक्त हमें ध्यान की मुद्रा में होना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। तो भौतिक जगत में इस ध्यान का क्या कनेक्शन है, एक घटना सुनते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक घटना को सुनते हैं। बात सन 1862 की है। शिकागो के टेड सीरियस नाम के एक व्यक्ति ने कल्पना द्वारा दूरवर्ती वस्तुओं के चित्र फिल्म कैमरे पर उतारकर न केवल वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया, अपितु विज्ञान के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी। क्या उसे प्रकृति, पदार्थ और ब्रह्मांड की जानकारियों के लिए मात्र भौतिक उपकरणों तक ही सीमित रहना पड़ेगा? क्या मनुष्य शरीर उससे भी समर्थ उपकरण नहीं है जिसके द्वारा ब्रह्मांड व्यापी हलचलों की इतनी स्पष्ट जानकारी ली जा सकती है जितनी भौतिक उपकरणों के द्वारा भी संभव नहीं है? वस्तुतः बात यह हुई कि एक दिन टेड सीरियस नामक उक्त व्यक्ति अपने एक फोटोग्राफर मित्र से फोटो खिंचवाने जा रहा था। रास्ते में किसी परिचित मित्र ने बताया कि वह अभी उसकी ससुराल से आ रहा है, जहां उसकी धर्मपत्नी अत्यंत संकटग्रस्त अवस्था में बीमार है। टेड सीरियस को प्रातःकाल ही धर्मपत्नी का पत्र मिला था, जिसमें किसी तरह की अस्वस्थता का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। तो भी इस समाचार से उसकी स्मृति धर्मपत्नी के लिए घनीभूत होती चली गई। जिस समय वह कैमरे के सामने बैठा, उस समय वह पूरी तरह अपनी पत्नी के ही विचारों में खोया हुआ था। उसी स्थिति में जोहान्स नामक उसके फोटोग्राफर ने उसका फोटो लिया। जब उसने फिल्म धोई तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जिस नंबर की फिल्म में उसने टेड सीरियस का चित्र उतारा था, उसमें चारपाई पर लेटी हुई एक महिला का चित्र था। उसके आसपास एक पुरुष, एक महिला, दो युवतियां खड़े थे और एक अन्य व्यक्ति जो डॉक्टर लगता था, स्टेथोस्कोप से उस महिला के शरीर की जांच कर रहा था। पीछे पता चला कि उसकी पत्नी बीमार थी और उसी स्थिति में सचमुच उसी डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था। टेड सीरियस ने यह चित्र देखा तो चिल्ला पड़ा, अरे यह स्त्री तो मेरी धर्मपत्नी है। पास खड़े लोग उसी की ससुराल के सास, ससुर व कुटुंबी थे। डॉक्टर उन्हीं का फैमिली डॉक्टर था, जिसे टेड अच्छी तरह पहचानता और नाम भी जानता था। अब प्रश्न यह उठता है कि यह विशेषता फिल्म की थी या कोई फोटोग्राफर को हिप्नोटाइज कर रहा था या टेड के दिमाग में कोई चक्कर था। यह प्रश्न फोटोग्राफर के दिमाग में परत के परत उमड़ते रहे। उसने कई तरह की फिल्मों से कैमरे बदल बदल कर स्वस्थ चित्त से कई तरह से टेड के चित्र लिए। वह हर बार यह देख हैरान रह जाता कि टेड जिस भी वस्तु का ध्यान कर रहा होता, कैमरे की फिल्म में वही ध्यान वाला चित्र उतरता। यह एक ऐसी घटना थी जो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करने वाली थी। सो उसने उसकी सूचना पत्रकारों को दी। पत्रकारों की उपस्थिति में टेड के चित्र खींचे गए। तब भी टेड की सशक्त कल्पना ही के चित्र आए। टेड अखबारों के आकर्षण का विषय बन गया। उसकी कल्पना के फोटो सहित उसके तरह तरह के फोटो अखबारों में छपे। उसे देखने, परीक्षण करने वालों का तांता लग गया। इस बीच उसके परीक्षण के तौर पर जो फोटो लिए गए, उसमें
नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी सेना, इटली और कोर्सिका के किले, मिस्र के पिरामिड तथा कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के चित्र भी कल्पना से खींचे जो अब केवल पुरातत्व सामग्री के रूप में ही उपलब्ध थे। इन कल्पना चित्रों और यथार्थ में इतना अंतर तो होता था कि कल्पना चित्र कुछ धुंधले होते थे, पर आकृति, कटाव और वस्तु में राय रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट की सेना, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व थी, के चित्र देखकर पुरातत्ववेत्ताओं ने यह सिद्ध किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाही ठीक यही वेशभूषा धारण करते थे। नवंबर 1968 के कादम्बनी अंक में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा और लाल किले के उसके ध्यान फोटो छापकर उन्हें कैमरे फोटो से मिलाया गया। उनमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है, जबकि टेड सीरियस ने भारतवर्ष का मात्र नक्शा देखा था। भारतवर्ष की भूमि पर पैर रखने का उसे कहीं कोई सुयोग नहीं मिला। इन आश्चर्यजनक घटनाओं से दो प्रश्न उभरते हैं। क्या सचमुच ही ध्यान से ध्येय और ध्याता के बीच कोई भौतिक संपर्क स्थापित हो सकता है, और उस संपर्क से दोनों के बीच कोई रासायनिक आदान प्रदान की क्रिया संभव हो सकती है? क्या सृष्टि में ऐसे भी कोई तत्व हैं जो मानवीय चेतना का संबंध भूत और भविष्य से जोड़ सकते हैं? इस समय तक माइक्रोवेव, माइक्रोफिल्म तथा माइक्रो ट्रांसमीटर का आविष्कार हो चुका था, जिससे यह बात तो सिद्ध हो चुकी थी कि शब्द और आकार को शक्ति तरंगों, एनर्जी बैज में बदलकर उन्हें नियंत्रित अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है। इस प्रणाली को टेलीविज़न कहते हैं, जिसके द्वारा एक स्थान से शक्तिशाली विद्युत तरंगों के सहारे चित्र और ध्वनियाँ चारों ओर प्रक्षेपित की जा सकती हैं। यह तरंगें जितनी अधिक विद्युत शक्ति से अनुप्रेरित होंगी, प्रेषण उतनी ही दूर तक ग्रहण किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि टेलीविज़न प्रसारणों में जबरदस्त विद्युत शक्ति नियोजित की जाती है, अन्यथा इन प्रसारणों को 1-2 मील में भी पकड़ना असंभव हो जाए। उपरोक्त घटना की वस्तु स्थिति की जांच वैज्ञानिकों, फोटोग्राफरों, बुद्धिजीवियों की एक सम्मिलित टीम ने की, जिसकी अध्यक्षता इलिनॉयस सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की उपाध्यक्षा पालिन ओडलर ने की। जांच कमेटी ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, उनमें इन घटनाओं की पुष्टि तो की गई, पर यह स्पष्ट स्वीकार किया गया कि विज्ञान अभी तक तथ्यों का पता लगाने में असमर्थ है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी जीव रसायनज्ञ डॉक्टर कैमरॉन ने चूहों पर तरह तरह के प्रयोग करके यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य शरीर जिन कोशिकाओं यानी सेल्स से बना है, उनमें न्यूक्लिक एसिड नामक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे ध्यान के द्वारा निरंतर प्रशिक्षित करने के बाद बहुत शक्तिशाली रूप में कहीं भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। उससे दो वस्तुओं के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, उसमें विचार प्रणाली का आदान प्रदान हो सकता है। ऐसा तो अभी खोजने में नहीं आया, किंतु यह सुनिश्चित तथ्य है कि एक के कुछ तत्व और उनके गुण दूसरे में और दूसरे के पहले में निश्चित रूप से हस्तांतरित होते हैं। ध्यान द्वारा जब किसी वस्तु को एक व्यक्ति के मन से जोड़ा जाता है, तो इस न्यूक्लिक एसिड की विचारमाला के माध्यम से एक वस्तु का प्रतिबिंब परिलक्षित हो सकता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि भारतीयों का ध्यान विज्ञान एक दुर्लभ खोज थी। उसी के माध्यम से ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी सृष्टि की सुदूर हलचलों को अपनी मस्तिष्क के टेलीविज़न प्लेट पर उतार लिया करते थे और भूत भविष्य वर्तमान को खुली हुई पुस्तक के रूप में पढ़ लिया करते थे। इंग्लैंड की B.A. गुडरिच कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर W.L. सोमान
तथा इटली के जीन विशेषज्ञों ने ध्यान के साथ जप की महत्ता को भी सूक्ष्म ध्वनि तरंगों का आविष्कार कर प्रतिपादित कर दिया है। उन्होंने एक प्रयोग में देखा कि रात के अंधकार में भी बिजली के बहुत सारे तार फैले होने पर भी चमगादड़ वहां उड़ते समय तारों से टकराता नहीं। उन्होंने चमगादड़ की आंखों पर पट्टी बांधकर उड़ाया और जिस स्थान पर उड़ाया गया वहां बहुत बारीक से बारीक धागे असंख्य मात्रा में बांध दिए। इस जटिल स्थिति में भी चमगादड़ बिना धागों से टकराए उड़ते रहे। बिना आंखों की सहायता के चमगादड़ वस्तुओं की उपस्थिति का किस तरह पता लगाता है? इस अध्ययन के दौरान पता चला कि चमगादड़ उड़ते समय मुंह से अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि निकालता है। यह कर्णातीत ध्वनि तारों से टकराकर चमगादड़ के रेटिक्युलर फॉर्मेशन, मस्तिष्क का वह भाग जहां हिंदू शिखा रखते हैं, से टकराती है और ध्यान वाले स्थान पर पहुंचकर चमगादड़ को वस्तु की उपस्थिति का भान करा देते हैं। मंत्रोच्चार में कर्णातीत ध्वनि के निरंतर कंपन को ध्यान द्वारा नाभिकीय रसायन बहुत दूर से दूर स्थान तक पहुंचाने तक समर्थ हो जाता है। ध्यान उखड़ा हो तो पता भले न चले पर यह प्रगाढ़ होता जाता है। टेड सीरियस की तरह लक्ष्य के संदेश प्राण और प्रकाश अंतःकरण में उतरने लगते हैं। इसे ही अपने इष्ट का स्वप्न, संदेश, सहायता आदि जो भी कहें मान सकते हैं। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे तार के छल्ले की तरह ऊपर उठती हैं और ब्रह्मांड के सूक्ष्म अंतराल को माध्यम बनाकर सूर्य तक जा पहुंचती हैं। यह ध्वनि वहां से प्रतिध्वनित होकर अपने साथ गर्मी, प्रकाश और विद्युत अणुओं की फौज जप करने वाले के शरीर में उसी तरह उतारती चली जाती है जिस तरह टेड सीरियस के ध्यान करने पर ध्येय का प्रतिबिंब उसके मस्तिष्क में छाया चित्र की तरह उतरता चला आता है। टेड इस प्रयास में भी है कि वह टेलीविजन की तरह आकृतियों को समय की निर्धारित सीमा में लगातार उतार दे, अर्थात मस्तिष्क के चित्र मूवी कैमरे में उतारे, जिससे प्राचीन काल में हुई घटनाओं को भी टेलीविजन की तरह देखा जा सके। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र, नाभिक अथवा आत्मा है। हमारी सृष्टि का प्रारंभ, विकास और विनाश यहीं से होता है। यदि कोई चेतना से पूरी तरह सूर्य में आत्मसात हो सके तो टेड सीरियस भले ही मूवी के कैमरे में चित्र उतार पाए अथवा नहीं, पर उस तरह का व्यक्ति निस्संदेह न केवल भूत भविष्य का ज्ञाता अपितु सृष्टि के सूक्ष्मतम रहस्यों का ज्ञाता भी हो सकता है। सिद्धावस्था ध्यान द्वारा चेतना की इसी प्रगाढ़ मिलन की अवस्था को कहते हैं, जिसमें साधक और इष्ट गायत्री उपासक और गायत्री माँ, साधक का मन और सविता के प्राण दोनों एक हो जाते हैं। सिद्धावस्था न भी प्राप्त हो तो भी क्रमिक जप, उपासना और ध्यान से साधक उसी मात्रा में प्रत्यावर्तित प्राण और आत्मबल संपन्न होता चलता है। गायत्री उपासना में जप के साथ सविता देवता के ध्यान के पीछे यही महाविज्ञान काम करता है, जिसे न जानने वाला भी लाभान्वित होता ही है। अखंड ज्योति 1995 से। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हम आगे भी इसी तरह के विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।